हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है, उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के यूनिट 7 जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो ये इसका जो ड्यूरेशन था वो था 1991 से 1992 के टाइम पे, और इसके जो रिफॉर्म का जो होल प्रोसेस था उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लीड किया था। आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो हमारे एफएम थे वो मनमोहन सिंह जी थे, तो इनको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। तो जो कंटेंट होने वाला है वो है बेसिकली रिफॉर्म, फिर द ब्रीफ ओवरव्यू, देन द ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या चीज़ें हुई, देन हम लोग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल इकोनॉमी, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इसको भी देखेंगे। एक्चुअली ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड। इसको हम लोग एक्चुअली अगर हम लोग एलपीजी के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें जो हमारे प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा है तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट का होने वाला है। लेकिन अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जो प्रीवियस वीडियो है वो भी टोटली कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरी जो थी वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। पहले हम लोग एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे बट उसमें जो हम लोगों का डिजायर्ड ग्रोथ रेट था वो नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए ही, और साथ में उस टाइम पे जो प्रेजेंट 1991 से 1992 का जो सिनेरियो था उस टाइम पे कुछ और रीजंस अराइज हुए जिसकी वजह से हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। तो हम लोग फिलहाल जो है उसका बेसिक जो है वो ये देख लेते हैं। तो उसमें देखिए जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है दैट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाम से आपको क्लियर होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले जो काफ़ी सारे रूल्स एंड नॉर्म्स थे उसको लिबरलाइज किया। सेकंड प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि हमने प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया टू डू देयर बिजनेस इन आवर कंट्री। थर्ड कि हमने अपनी इकोनॉमी को लिंक करने की कोशिश करी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे वो कम हो गए हैं लिबरलाइजेशन में, वहीं जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का ओनरशिप है उसको प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जा रहा है फॉर बेटर मैनेजमेंट। वहीं पे हम लोग जो ट्रेड है अब अदर कंट्रीज के साथ कर रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो कोटा राज, लाइसेंस राज, परमिट, ये सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को इसमें ख़त्म कर दिया गया लिबरलाइजेशन के तहत। दूसरे में कि कई सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मैनेजमेंट को पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को दिया गया, जैसे कि अभी इंडियन रेलवे काम कर रही है, एयरपोर्ट, ऐसी चीज़ें। और फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो हमारा प्रमोट हुआ, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ आती हैं। आपने इकोनॉमी के टाइप को हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है, उसमें जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि जो मार्केट के लोग होते हैं दे ड्राइव द इकोनॉमी। तो जब एलपीजी को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ वी आर टेंड टू मार्केट इकोनॉमी। अभी फिलहाल हम लोग अपने बेस लाइन की तरफ आते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि डिक्लाइनिंग द रोल फॉर द स्टेट्स मतलब सेंट्रल अथॉरिटी, एंड ये कब होता है कि एक्सपेंडिंग वन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी, कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट है उसके रोल को थोड़ा कम करते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके रोल को थोड़ा बढ़ाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में। यहाँ क्या है कि हम लोग कमांड इकोनॉमी से वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओपन इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा रहता है, और ओपन इकोनॉमी में यहाँ पे मार्केट का जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा रहता है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारी
इकोनॉमी वाली क्लास थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, वहाँ पे हमने इसको इन डिटेल देखा था। अभी देखिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इट रेफर्स टू डी रेगुलाइजेशन। तो डी रेगुलाइजेशन मतलब वही है कि कोटा सिस्टम को, लाइसेंस राज को, इनको ख़त्म करना या कम करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले लाइसेंस लेना इज़ वन ऑफ द टीडियस थिंग। एक बार को लाइसेंस मिल गया तो उसमें फिर ये होता था कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन कंपनी है तो उनको फिर कोटा दे दिया जाता था कि दैट यू हैव टू प्रोड्यूस ओनली 500 यूनिट्स। तो ऐसे करके जो चीज़ें होती थी वो कंपनीज को काफ़ी मुश्किल पैदा करती थी कोई भी बिजनेस करने के लिए। सो इन चीज़ों को देखा गया। अभी हम लोग हिस्टोरिकली बात करें तो जो रिफॉर्म प्रोसेस था दैट इज मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज। तो ये क्या है कि बिल्कुल बेसिकली जो इस पॉलिसी का पूरा काम था वो वही था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को कम करके मार्केट के इंटरफेरेंस को थोड़ा बढ़ाया जाए इकॉनमी में। अब हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए सेम वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। तभी मैं कह रहा था कि जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो को देख लिया है उनको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट यू कैन वॉच द वीडियो जस्ट टू गेट जनरल अंडरस्टैंडिंग और 1 मार्क क्वेश्चन। तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एम था उसका वो था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना इन द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। 1980 में ये एक्चुअली थोड़ा इनिशिएट होता है और इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डालते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी 1980 रिफॉर्म की दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉशिंगटन कॉन्सेंस। अभी फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि जहाँ भी डॉक्टरीन की बात आती है ना तो वॉशिंगटन सेंसस डॉक्टरीन इट डील्स इन व्हाट। तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वॉशिंगटन सेंसस जो है वो पहले तो कि ये नाम क्यों पड़ा, तो ये जो नाम पड़ा है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के नाम पे पड़ा है और इसका मतलब क्या था कि वॉशिंगटन कॉन्सेंस रेफर टू अ सेट ऑफ फ्री और ओपन मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF, WB एंड US ट्रेजरी। मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी की तरफ हम लोग जा रहे थे, एक ऐसी पॉलिसी बनी जो दैट वाज टेंड टू फ्री और ओपन इकोनॉमी और व्यूड से मार्केट इकोनॉमी। और इसको जो सपोर्ट था वो था सारे ही जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड US ट्रेजरी। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि वॉशिंगटन कॉन्सेंस डॉक्टरीन क्या कहता है तो दैट इज ऑल अबाउट ओपन इकोनॉमी और इनका अप्रूवल जो था वो कहाँ, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ था। और ये कब हुआ था, ये 1980s की बात है। वहीं हम लोग दोबारा जो दूसरा रिफॉर्म देखते हैं वो LPG वाला जो हमने स्टार्टिंग में देखा है दैट इज इन अर्ली 90s। और इसमें जो है हम लोगों ने किन सेक्टर्स में ज़्यादा काम किया है कि इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारे ही सेक्टर्स में हम लोगों ने नोटिवली काम किया है। अभी ब्रीफ ओवरव्यू तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे। अभी हम लोगों को ये देखना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया उस टाइम पे बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन फैक्टर्स ने रिफॉर्म को लीड किया है। तो उस टाइम पे क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि जो हमारी बेसिक इंपोर्ट वाली चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल एंड कुछ और चीज़ें, हम लोगों के पास उतना पेमेंट नहीं था जैसी अभी हालत श्रीलंका की है। सेम वी हैड द सिचुएशन इन 1991। वहीं पे जो दूसरा है वो है कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को और एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया था, बट दो सेक्टर्स वर नॉट डूइंग वेल। तीसरा जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आना, ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रहा था। अभी इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वी वांटेड लोन। हम लोगों को लोन कौन देते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो लार्ज गवर्नमेंट डेट था, इन्फ्लेशन था वो भी बहुत ज़्यादा था, एंड यहाँ पे एक प्रेशर था हम लोगों के ऊपर कि देयर वाज अ प्रेशर बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, क्योंकि इन्होंने हमको लोन दिया था तो इनका प्रेशर था कि हम लोगों को इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहिए, वी शुड फॉलो दैट LPG। सो इससे क्या होता कि मार्केट ओपन हो जाता एंड आवर इकोनॉमी जो है वो ओपन हो जाती बाकी लोगों के लिए। एज वी नो कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन वी आर ऑन ग्रेट मार्केट फॉर एनी कंट्री। तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे प्रेशराइज भी किया गया। तो ये जो है ये बेसिक 6 फैक्टर्स हैं
तो यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ऑड वन आउट बोल के, अगर कोई एक और एग्जाम्पल ऐड करके ऐसे करा जा सकता है। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स कि एक और 1 मार्क क्वेश्चन जो बन के आता है वो है कि जो यूएसएसआर था, रसिया, वो प्रोटेक्शनिज्म वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था। मतलब कि उनका जो ज़्यादा दैन रहता था वो अपनी कंपनीज, जो उनकी डोमेस्टिक कंपनीज होती थी, उन डोमेस्टिक कंपनीज को बढ़ावा देना। बाहर से कोई भी कंपनी आ रही है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी दैट वाज टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब वो काफ़ी सख्त थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, टू हेल्प द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें यूएसए के, तो यूएसए जो था दे वर सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक फ़र्क है। और यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कंट्री का नाम बता के कि यूएसए सपोर्ट्स व्हाट, प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबलाइजेशन, और भी कई एक एग्जांपल्स देके। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप नोट करते जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे काफ़ी काम आने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश है ओनली, लेकिन मैं एक बार को बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, ये चीज़ें जो है ये हुई थी और इनसे हमारी इकोनॉमी को जो है मदद मिली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने में। फिर यहाँ से एक नया टर्म कॉइन होता है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये जो है दैट वाज रिलेटेड टू एलपीजी, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। और ये हुआ कब था? 1991 में। ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कब था, मैंने अभी तक ये मार्क नहीं किया है, तो ये 1991 की बात है। रिफॉर्म जो है वो उसका इंटेंट क्या था, मतलब उससे हम लोगों को आउटकम्स क्या चाहिए थे? तो उससे हमको हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई थी उसको कम करना था, मिनिमम करंट अकाउंट डिफिसिट, कि मतलब जो हमारे पूरी कंट्री की अर्निंग है और जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। तो जो डेफिसिट है, डेफिसिट वही बताता है कि डेफिसिट अगर ज़्यादा है इट मीन्स कि हमारे गवर्नमेंट की अर्निंग कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो हमारा जो एम था दैट वाज टू मिनिमाइज। फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू था उसको एड्रेस करना, ये भी हमारा इंटेंट था विथ न्यू रिफॉर्म पॉलिसी। उसके बाद कुछ एक चेंजेस जो हमको करने पड़े वो थे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की एरिया में, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की एरिया में, और कुछ एक प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ पे ये था कि पहले से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे तो उनको हमने कम करा। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि न्यू रिफॉर्म के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो फॉरेन से आ रही थी, उसको एक बूस्ट मिला और ये चीज़ें एक्सीलरेट हुई, जिससे हुआ ये कि हमारी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा इन्फ्यूज़ हुआ और हमारे जो छोटे बिजनेस थे उनको ग्रो होने में मदद मिली। फिर जो है कि रिफॉर्म ने और क्या किया, इन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस किया, क्योंकि पैसा जब मार्केट में आता है तो लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों को रोजगार मिलने से पॉवर्टी जो है वो थोड़ी कम होती है। और साथ ही जो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक, मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही कैटेगरीज में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक नेसेसिटी की बात है, इसके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अभी हम लोग फिर से देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म को रियल सेक्टर में। अगर हम रियल सेक्टर की बात करें तो लिबरलाइजेशन, जिसमें क्या था कि पहले था कि काफ़ी सारे रेगुलेशंस थे, उनको अभी रिलैक्स कर दिया गया है इन फेवर ऑफ ट्रेड। और सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो लिबरलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसमें क्या था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, लाइसेंसिंग जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, उसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, और लिबर्टी टू इम्पोर्ट गुड्स, कि जो हमको गुड्स चाहिए वो हमको इम्पोर्ट करने में आसानी मिलेगी। तो ये लिबरलाइजेशन जो है दैट इज सिंपल, कि पहले चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी, अभी थोड़ा लिबरलाइज किया गया है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, तो हमने फिर से यहाँ पे देख लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज था। अभी हम लोग प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और साथ में कई एक जो वैसे रोल्स थे जो पहले ओनली पब्लिक सेक्टर कर रहे थे, अभी उन सारे रोल के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया है। प्राइवेटाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म। और यहाँ से क्या है कि कई एक और भी जो फॉरेन की कंपनीज थी इन फॉर्म ऑफ एफडीआई, उनको भी इनवाइट किया गया है। अभी ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसमें सिंपल है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें क्या है कि वही बात कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज काफ़ी अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं या कर चुकी हैं, हम उनसे सीखें। अगर कोई R&D ऑलरेडी कर चुका है तो हम फिर से R&D ना करें, हम उन टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोर्ट करें और उससे आगे का काम, उससे आगे की रिसर्च हम करें। तो इन चीज़ों में हमको मदद मिली है। और साथ में क्या है कि जो डिपेंडेंस थी, उन डिपेंडेंस के ऊपर अब देखिए, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी कई चीज़ों में हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे, एंड फॉर मेनी थिंग्स वील आल्सो डिपेंड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। अभी हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ओवरऑल रिफॉर्म है उसका जो मेन एम था
दैट वाज टू मेकिंग इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड स्टेबल। अभी देखिए यहाँ से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि एक जो चक्रवर्ती कमेटी थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर थी 1985 की, एक नरसिम्हन कमेटी जो फर्स्ट कमेटी थी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और ये 1991 की है। उसके बाद एक पद्मनाभन कमेटी थी जिन्होंने रिव्यू किया बैंक सुपरविजन को 1996 में। फिर से नरसिम्हन कमेटी आती है, इन्होंने अगेन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को रिव्यू किया 1997 में। फिर वर्मा कमेटी आती है जो वीक बैंक्स को का असेसमेंट करती है 1998 में। एंड एक जो है वो है आर एच खान कमेटी ऑन हार्मोनिलाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक इन 1998। तो फ्रेंड्स आप इसका एक नोट्स बना लेंगे और आप इसको अपने दिमाग में मर्क कर लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली निकल के आ सकता है। अभी हम लोग फेज 1 नरसिम्हन कमेटी की बात करें, क्योंकि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वहाँ वो नरसिम्हन कमेटी 1 एंड 2 को पढ़ना है। सो 1 जो था वो 1992 में था। इसमें क्या था कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू मेक देयर फंक्शनिंग इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल, क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में बात किया है कि जो कई एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी वो लॉस मेकिंग थी, तो उनको कैसे प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट बनाना है, तो इसके लिए फर्स्ट फेज रिफॉर्म किया गया और इसमें कुछ एक चीजें थी उसके ऊपर कमेटी का मेन फोकस था। सो द फर्स्ट वन वाज कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। तो हम लोग फिलहाल देख लेते हैं एक बेसिक कि कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स जो था वो पहले तो कि बेसल आपने पढ़ा होगा, इसका पिलर 3 था। उसमें क्या है कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो, इसमें एक सिंपल सी चीज जो है वो है कि अगर मैं इस इंग्लिश को हटा के बताऊं आपको कि यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट की बात होती है। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो रिस्क वेटेड एसेट का 9% होना चाहिए कैपिटल एडुकेशन रेशियो। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी लोन दे रहे हैं, इफ वी आर गिविंग 100 रुपीज, तो उसमें से 9 रुपीज जो है वो हमको रिजर्व में रखना है और रिस्क वेटेड एज रिस्क वेटेड एसेट। तो यही जो है ये है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म। तो आप आई होप समझ गए होंगे, और ये जो है ये बेसल की तरफ से दिया गया है। देन द प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, इसमें क्या था कि जो CRR जिसमें बैंक जो है वो कुछ पैसे RBI के पास होल्ड करती है और SLR इन फॉर्म्स ऑफ गोल्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसी फॉर्म में जो होल्ड करती है, इसको रिड्यूस किया गया। इसको रिड्यूस करने का एडवांटेज ये था कि इससे मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा। वो कैसे? गवर्नमेंट के पास जो है वो जो RBI के पास है वो होल्डिंग कम हो जाएगी और बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। बैंक्स के पास ज़्यादा रहेगा देन बैंक विल लेंड मोर। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है वो रिडक्शन किया जाता है। देन जो लेंडिंग रेट्स हैं उनको डीरेगुलेट किया गया। पहले क्या था कि वो रेगुलेटेड था कि गवर्नमेंट वाज टेलिंग कि आपको कितना लेना है, फिर अभी उसको डीरेगुलेट किया गया कि बैंक्स विल डिसाइड कि उनको कितने रेट पे लेंड करना है। नेक्स्ट क्रेडिट डिलीवरी, उसके बाद DRT जो है फ्रेंड्स वो उस समय एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना। इसका काम ये था कि कई सारे वैसे लोन्स जो बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे उनका डायरेक्ट सेटलमेंट जो है वो DRT के थ्रू होता था। पहले जो था इसमें 10 lakhs एंड अबव के लोन को देखा जाता था, बट नाउ इट इज 20 lakhs एंड अबव। उसके बाद सुपीरियर सिस्टम, तो इसमें क्या था, सॉरी सुपरवाइजिंग सिस्टम। तो सुपरवाइजरी सिस्टम का मतलब यह है कि बैंक्स की परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करा जाएगा। नेक्स्ट न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री होती है एंड मर्जर एंड एमलगेमेशन। उसमें क्या था कि जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको मर्ज किया जाए या फिर उनको अमलगेट किया जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कमेटी 1 थी जहां फर्स्ट फेज की रिफॉर्म की बात हो रही है वहां चीजें क्या चल रही थी। अभी हम लोग सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। ये 1998 अगेन यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन है, आप ये ध्यान कर लेंगे। और इसका जो काम था डी रेगुलराइजेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। यहाँ पे क्या है कि पहले ये काफ़ी सख्त था ये रूल कि ब्रांच को जो लाइसेंस दिया जाएगा, मतलब बैंक नहीं, पहले तो कि बैंक के पास एक लाइसेंस होता है, उसके बाद जो लाइसेंसेज हैं वो कि आप कितने ब्रांचेज ओपन करना चाहते हैं इसको लेके लाइसेंसिंग होती है। आपके ब्रांच में आपके पास एक RBI का ऑर्डर होगा, आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसी टाइप से पहले ये काफ़ी सख्त था, अभी इसको सिंपल किया गया। देन प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको भी बहुत सख्त था पहले, इसको अभी ओनली जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि वैसी चीज़ें जो पहले इतनी डिस्क्लोज नहीं करी जाती थी लेकिन इफ़ समथिंग इज नेसेसरी तो अभी वो
मैंडेटरी बनाई गई। नेक्स्ट कैपिटल एडुकेसी, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कैपिटल एडुकेसी के ऊपर भी जो गवर्नमेंट थी उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। अभी हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उन सारे रिफॉर्म्स को हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो देखिए, पहले था सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रूडेंशियल रिफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो टोटल एक अगर हम लोग ऐसे बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस एंड रूल्स इन ऑर्डर टू लोअर द टोटल रिस्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम की जो रिस्क है उसको कम करने के लिए जो रिफॉर्म किया गया, दैट वाज प्रूडेंशियल। अभी इनका जो मेन फोकस एरिया था वो था एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कैपिटल एडुकेसी, एंड तीसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस, की मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में काम करें, बजाय इसके कि ओनली कैश लेना और लोन देना, इसके अलावा हम लोग और भी सेक्टर्स में काम करें। नेक्स्ट जो था वो था सुपरवाइजरी नॉर्म्स। अभी सुपरवाइजरी नॉर्म्स का मतलब क्या था कि यहाँ कई सारे सुपरवाइजर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, कई सारे एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि जो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करती हैं। वहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैमल्स, C stands for capital adequacy, A stands for asset quality, M for management, E for earning and L for liquidity। अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स कि इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, यहाँ पे M में कुछ और दे दिया जाए, E में कुछ और दे दिया जाए। थर्ड जो है वो है कंपटीशन रिफॉर्म्स। अभी कंपटीशन रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि प्रायर टू दिस रिफॉर्म पहले क्या था कि चीज़ें जो थी वो अनकॉम्पिटिटिव थी, अनइफिशियंट थी, इनएफिशिएंट थी, लेकिन अभी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि बैंक्स को थोड़ा और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए प्राइवेट एंड इंटरनेशनल बैंक्स को इनवाइट किया जाता है टू ऑपरेट इन इंडिया, जिससे कि उनके वर्किंग स्टाइल को देख के हम भी थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है मार्केट रिफॉर्म। इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट मेजर है उसको हटा दिया जाता है और सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा जो है वो इनफ्लो बढ़ता है और मार्केट में जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म। अभी क्या है कि इंडियन बैंकिंग इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत आ जाता है, डीआरटी आ जाता है, एआरसी आ जाता है, और सेटलमेंट एडवाइजरी कमिटीज़ की मतलब काफ़ी सारी लीगल रिफॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। यहीं पे एक सरफासी बनता है। सरफासी जो है यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये जो है ये पूरा फुल फॉर्म है, जिसका मैं बोलूँ तो ऐसे कोई इन जनरल सिर पैर नहीं है इसका। जहाँ सिक्योरिटाइजेशन, ए स्टैंड्स फॉर एंड आर फॉर रिकंस्ट्रक्शन, देन अगेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक जो ए है वो बहुत ट्रिकी है, तो आप इसको देख के एक बार याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ओम्बड्समैन जो है वो भी लीगल रिफॉर्म का ही पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो अगर आता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो किस रिफॉर्म के अंदर में आया है, और आपको अगर ये सारे रिफॉर्म्स ऑप्शन में दे दिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लीगल रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आया है। वहीं हम लोग टेक्नोलॉजी रिफॉर्म की बात करें तो इन्फिनिट इसी टाइम पे आया है। एनडीएस जो है नेशनल डीलिंग सिस्टम, सॉरी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, वो उसी टाइम पे आया है। एटीएम्स जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म के अंदर आई हैं। अभी हम लोग डेट मार्केट रिफॉर्म की बात करें तो इसमें ट्रेजरी बिल्स जो हैं, सीसीआईएल स्टैंड्स फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डेट मार्केट, जहाँ गवर्नमेंट जो है वो पैसे बोरो कर रही है लोग पब्लिक से। सो दैट इज़ डेट मार्केट रिफॉर्म। अभी हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म में क्या है कि इसी पीरियड में जो है वो फेरा आता है, इसी पीरियड में फेमा आता है, लेकिन दोनों का जो पीरियड है वो अलग अलग है। 1973 में पहले जो था वो फेरा था, अभी उसी को बाद में चेंज करके फेमा कर दिया गया। और साथ में पहले जो है वो हम सिंगल करेंसी और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे काम करते थे, अभी हम मार्केट डिटरमाइंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, सॉरी एक्सचेंज रेट पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर बात करें इंश्योरेंस रिफॉर्म की तो इसमें क्या है, इस पीरियड में IRDA क्रिएट होता है, और अभी जो इसका नाम है वो IRDAI है, मतलब अथॉरिटी तक तो पहले से भी था, ऑफ इंडिया करके बना दिया गया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स दैट इज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। तो कैपिटल मार्केट, इसमें सेबी आता है और इसमें स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट जो है वो 1992 में ही ओपन हुआ था। सो फ्रेंड्स, आपको इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं इन 4-5
क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ ध्यान देना है वो वही है कि अगर आपसे यह आता है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश करा गया था अंडर विच रिफॉर्म, तो वहाँ पे अगर आपके पास डेट मार्केट रिफॉर्म आ रहा है, वहीं आपके पास अगर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म आ रहा है, तो आपको ध्यान से कैपिटल मार्केट रिफॉर्म को टिक करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल इकोनॉमी, की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम लोग कैसे सिंक हुए। तो सबसे पहले कि हम लोग फर्स्ट 5 डिकेड्स मतलब 50 साल हम लोग वी वर क्लोज टू ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसकी वजह से ये रियलाइज किया कि हमारी जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो बहुत कम है। तो फिर हम लोगों ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको एग्जीक्यूट किया, एंड विद दैट हम लोगों ने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग विथ ग्लोबल इकोनॉमी। और इससे क्या हुआ कि हम जो है थोड़ा हमारी जो ग्रोथ रेट है दैट केम फास्ट एंड सस्टेनेबल। अभी अर्ली 1980s में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा विंडो ओपन किया। तो उस टाइम पे क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले 15% वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। वही जब हम लोग, ये कब की बात है, 1991 की। वहीं हम लोग अगर 2011 की बात करें तो दैट टाइम इट हैज़ कम अप टू 55%। ये डाटा याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात हो रही है। अभी है कि नेट इनफ्लो ऑफ एफडीआई वो क्या है, देखिए वो ओनली 0.03% था जीडीपी का 1991 में, एंड एट 2020 इट हैज़ कम अप टू 2.42%। तो ये भी इंक्रीज हुआ है विद द टाइम ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इसको एक बेसिक टॉपिक की तरह देखते हैं कि देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी देखा गया कि जो इनिशियल हमने कुछ स्टेप्स लिए थे दैट वाज नॉट एज वी डिजायर्ड। तो ये कैसे आता है कि द कॉजेज दैट अंडरलाई इंडियाज इकोनॉमिक डिसास्टर हैव बीन क्लियरली आउटलाइंड बाय जगदीश भगवती। तो ये नाम को आप याद रख लेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ही कैटेगराइज इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर इनटू 3 कैटेगरीज, इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया था। तो सबसे पहले क्या था कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की, मतलब इनका कहना था कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब कि जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनका होल्ड बहुत ज़्यादा था प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के ऊपर। तो इसके वजह से जो है कि ग्रोथ बहुत मुश्किल थी। वहीं पे कि इनका ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर जो प्रोटेक्शनिज्म था वो ओवरलैप कर रहा था कि एक तरफ से हम ये चाहते थे कि बाहर की कंपनीज आए, दूसरी तरफ से वी वर टोटली प्रोटेक्टेड अबाउट आर डोमेस्टिक इकॉनमी। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही थी। एंड थर्ड थिंग, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फंक्शनिंग, कि मतलब जो हमारी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने कई सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बना दिया था, बट दे वर नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग। तो ये जो है वो उन्होंने 3 बेसिक फेलियर बनाए थे विथ रीजन। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि जो 1990 और 1991 अप टू 92 की बात करें तो उसमें क्या एक पॉइंट्स थे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ा। तो हायर फिजिकल डेफिसिट, अभी फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की अर्निंग है पर ईयर की हम लोग बात करें माइनस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट बेसिक चीज़ों के पीछे खर्च करती है, दैट इज गोइंग नेगेटिव। मतलब हम लोग ये स्पेंडिंग जो है वो हमारी हाई है और जो हमारी अर्निंग है वो लो है। तो इसकी वजह से वी आर गोइंग इन नेगेटिव, तो हायर फिजिकल डेफिसिट। वहीं गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बढ़ती जा रही है फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। वहीं पर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन हो रहा है कि मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसके लिए हमको इम्पोर्ट्स करने हैं, उसमें जो पैसे चाहिए वो पैसे भी हमारे पास कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। अभी फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा नीचे जा रहा है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इन चीज़ों ने लीड किया इकोनॉमिक क्राइसिस को, और इसकी वजह से फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वो क्या है, फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, इन्फ्लेशन कंट्रोल रिफॉर्म। और वहीं अगर हम लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म
एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो ये कुछ बेसिक आउटलाइंस यहाँ पे दिए हैं, इनको देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ों को कवर कर लिया है अपनी वीडियो में, बट सिंस इट वाज गिवन इन मैकमिलन बुक तो हम लोग इसको यहाँ लेके आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म में ऑड वन आउट करिए और इसमें कोई इनमें से एक इधर की तरफ दे दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंक्रीज हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप अक्सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं देन विल हेल्प यू इन योर JIB एंड CIB जर्नी। थैंक यू सो